दोस्तों साल 2023 की शुरुआत पाकिस्तान, तुर्की और अदानी इन तीनों के लिए ही बहुत बुरी रही और इन्होंने अपने अब तक के सबसे बुरे सपनों को सच होते देख लिया। जहां पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं बचे, वहीं तुर्की में करीब 30,000 लोग भूकंप में मारे गए और इस साल की शुरुआत में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को कहां से कहां लाकर पटक दिया, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो अडानी के साथ हुआ है, ऐसा नहीं कि वो पहले किसी और के साथ नहीं हुआ, क्योंकि 40 साल पहले देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने धीरूभाई को भी अडानी जैसी सिचुएशन में पहुंचा दिया था? क्या थी पूरी कहानी? आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। तो शुरुआत से शुरू करें तो बात नवंबर 1977 की, जब धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस के शेयर मार्केट में रजिस्टर करने का फैसला लिया। और दोस्तों ये मूव उस वक्त इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को शेयर ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं। उस वक्त रिलायंस ने 10 रुपए प्रति शेयर की दर से करीब 28 लाख इक्विटी शेयर जारी किए। अब दोस्तों ये तो हुई आम बोलचाल की भाषा। आइए अब समझते हैं कि टेक्निकली ये सब हुआ कैसे। तो दोस्तों बीते दिनों आपने भी आईपीओ का नाम खूब सुना होगा। आपको बता दें कि किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने की शुरुआत इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ से ही होती है। इसीलिए कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में उतारने के लिए उसका आईपीओ लॉन्च करती है और ऐसा ही धीरूभाई अंबानी ने भी किया था। और आईपीओ जारी होते ही रिलायंस के शेयर्स ने भी धमाल मचा दिया। अब दोस्तों ये धमाल कुछ ऐसा था जिस पर शेयर बाजार के किसी भी शख्स को भरोसा नहीं हो रहा था। और तो और धीरूभाई को खुद भी अपनी कंपनी के शेयर्स में लोगों की इतनी दिलचस्पी देखकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इससे उनका इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया। जल्द ही अंबानी शेयर बाजार की बारीकियों को समझ गए और उन्हें पता चल गया कि शेयर बाजार में कंपनीज और ब्रोकर्स ही खेल करते थे। देखते ही देखते सिर्फ एक साल पहले लॉन्च हुए आईपीओ वाली कंपनी के शेयर्स में सीधे 5 गुना से ज्यादा का उछाल आ गया और एक साल बाद 1978 में रिलायंस कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़कर 50 रुपए हो गई। और दोस्तों फिर तो बस इन शेयर्स की कीमत बेलगाम घोड़े की तरह बढ़ती रही। जहां 1980 में एक शेयर की कीमत 104 रुपए, तो वहीं 1982 आते आते ये शेयर 18 गुना बढ़कर 186 रुपए की कीमत पर पहुंच गए, जिस पर भी यकीन कर पाना उसी तरह से मुश्किल था जैसे पिछले 1-2 सालों में अडानी के शेयर्स की बढ़ती कीमतों पर किसी को यकीन नहीं हुआ। अब दोस्तों उस दौर में शेयर्स की इस बेतहाशा वृद्धि पर भी यकीन कर पाना मुश्किल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 2 सालों में अडानी के शेयर्स की बढ़ती कीमतों पर किसी को यकीन नहीं होता कि ये जादू हुआ तो हुआ कैसे। अब दोस्तों ये वो दौर था जब अंबानी भी देश और दुनिया के शेयर दलालों की नजरों में खटकने लगे, माने कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अडानी पर लोगों की नजर है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अंबानी मानो पूरे शेयर बाजार के मसीहा बन गए। अब इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि शेयर बाजार के भी कई टर्म्स होते हैं जिनका इस्तेमाल बड़े दलाल खूब करते हैं। अब इनमें भी 2 टर्म्स बहुत खास है। पहला है बेयर यानी कि भालू और दूसरा है बुल यानी कि बैर। अब दोस्तों शेयर मार्केट में बेयर यानी कि भालू उन इन्वेस्टर्स को कहा जाता है जो शेयरों की कीमत गिराकर उसे दोबारा खरीदने से मुनाफा कमाते हैं और इन्हें अंग्रेजी में बेयर यानी कि भालू कहा जाता है। वहीं शेयर मार्केट में बुल यानी कि बैल वो लोग होते हैं जो शेयर खरीदकर उनके दाम बढ़ाते हैं और फिर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं और इन्हें ही अंग्रेजी में बुल यानी कि बैल कहा जाता है। अब लौटते हैं अपनी कहानी पर। साल चल रहा था 1982। इस वक्त तक रिलायंस कंपनी के साथ 24 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं और रिलायंस ने अपने इन्हीं इन्वेस्टर से पैसे उधार लेने के लिए कंपनी के कुछ डिबेंचर्स जारी किए। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ये क्या बला है, तो बता दें कि डिबेंचर्स कंपनी के लिए लोन के जरिए कैपिटल जुटाने का तरीका है। डिबेंचर्स खरीदने वालों को कर्ज देने के बदले उनके पैसे पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है और इस तरह बिजनेस बढ़ने से रिलायंस के शेयर्स का प्राइस जितना बढ़ता, उन इन्वेस्टर से लिया उनका कर्जा उतना ही कम होता जाता। धीरूभाई अंबानी को भी उम्मीद थी कि अगले कुछ सालों तक उनके शेयर्स इसी तरह बढ़ते रहेंगे। लेकिन तभी कोलकाता में बैठे बियर यानी कि शेयर बाजार के कुछ दलालों ने रिलायंस के शेयर्स को गिराने का फैसला लिया और उन्हें ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तारीख थी 18 मार्च 1982। किसी को भी आइडिया नहीं था कि क्यों अचानक से रिलायंस के शेयर्स की कीमत गिरने लगी, लेकिन ये सब कुछ शेयर बाजार के दलालों की पहले से ही बनाई गई प्लानिंग की वजह से। वो रिलायंस के शेयर्स की कीमत गिराकर खुद प्रॉफिट कमाना चाहते और ऐसा करने के लिए इन बियर्स ने रिलायंस के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। अब इसे भी समझ ले तो बता दें कि शॉर्ट सेलिंग शेयर्स को खरीद या फिर बेचकर लाभ कमाने का एक तरीका है। रिलायंस के शेयर्स की कीमत को गिराने के बाद ये ब्रोकर्स शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। इसमें हुआ क्या कि शेयर मार्केट के ब्रोकर्स बड़ी संख्या में ब्रोकरेज के जरिए रिलायंस के शेयर्स को दूसरों से उधार लेकर बाजार में धड़ाधड़ बेचने लगे। इससे कंपनी के शेयर्स की कीमत तेजी से कम होने लगी। दलालों का ये प्लान था कि वो ब्रोकरेज से उधार लिए शेयर्स को कम कीमत होने पर बाजार से खरीदकर लौटा देंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। अब दोस्तों इस प्रोसीजर में भी एक रूल होता है और वो ये कि अगर
उधार लिया गया शेयर टाइम पर नहीं लौटाया गया तो 50 रुपए प्रति शेयर ब्रोकर्स को हर्जाना देना होता और इसीलिए ये काम इतना भी आसान नहीं। 18 मार्च की सुबह शेयर बाजार शुरू होने के आधे घंटे बाद बियर्स ने 3.5 लाख शेयर्स शॉर्ट सेलिंग करके बेच दिए। अब एक साथ इतने ज्यादा शेयर्स बिकने की वजह से रिलायंस के शेयर की कीमत 131 रुपए से गिरकर 121 रुपए पर आ गई। कोलकाता के दलालों को लगने लगा कि रिलायंस के डूबते शेयर को कोई भी बड़ा ब्रोकर नहीं खरीदेगा और इस तरह शेयर की कीमत में लगातार कमी आएगी और बाजार में भगदड़ मचने से इस शेयर की कीमत पूरी तरह से टूट जाएगी। अब दोस्तों ये भी कुछ वैसा ही था जैसे हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनी के साथ किया, बस फर्क इतना था कि हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स को शॉर्ट सेल करने से पहले उनके बारे में एक मोटी तगड़ी रिपोर्ट भी छापी। अब दोस्तों ऐसे में रिलायंस के शेयर्स का डूबना तय था। लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी धीरूभाई अंबानी को हुई कि कोलकाता में बैठे हुए ब्रोकर्स रिलायंस के शेयर्स की कीमत तोड़ रहे हैं, तो इसके बाद बिना देर किए अंबानी ने दुनिया भर के टॉप बुल दलालों से बात करना शुरू कर दिया। अब अंबानी की तरफ से भी कई टॉप बुल ब्रोकर्स शेयर बाजार में कूद चुके थे। एक तरफ जहां कोलकाता में बैठे बियर ब्रोकर्स धड़ाधड़ रिलायंस के शेयर्स बेच रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंबानी के बुल ब्रोकर्स ये शेयर्स खरीद रहे। 18 मार्च का दिन खत्म हुआ तो रिलायंस का शेयर 125 रुपए की कीमत पर जाकर बंद हुआ। लेकिन दोस्तों ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी, क्योंकि धीरूभाई को इनपुट मिल चुका था कि कोलकाता के ये ब्रोकर्स एक हफ्ते तक के वादे पर शेयर की शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। ऐसे में अंबानी ने इस बात पर फोकस किया कि किसी भी तरह से इस एक हफ्ते तक उनके शेयर्स की कीमत ज्यादा न गिरे। ऐसा होने पर कोलकाता के दलालों को या तो ज्यादा कीमत में शेयर खरीदकर उधारी चुकानी पड़ती या फिर उधार लिए गए शेयर्स पर हर्जाना भरना पड़ता। 3 दिनों के अंदर ही रिलायंस के 11 लाख शेयर्स बिक गए और इनमें से करीब 8.5 लाख शेयर्स तो अंबानी के ब्रोकर्स ने ही खरीद लिए। अब कोलकाता के ब्रोकर्स के होश उड़ने लगे। उनकी उम्मीद के उलट शेयर की कीमत 131 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई। अब शेयर चुकाने के लिए उन बियर्स को ऊंची कीमत पर शेयर्स खरीदने पड़ते और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें हर शेयर पर 50 रुपए देने पड़ते, जिससे अब अंबानी के जाल में फंसने वाले ये ब्रोकर्स समझ नहीं पा रहे थे कि उनका जो नुकसान हो रहा है वो अब रुकेगा तो रुकेगा कैसे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें रिलायंस के महंगे दामों वाले शेयर्स खरीदकर उन लोगों को लौटाने पड़ रहे थे जिनसे उन्होंने शेयर्स उधार लेकर कम दामों में बेचना शुरू किया था। उनको समझ आ चुका था कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं, इसीलिए मामला सेटल करने के लिए उन्होंने बुल्स से समय मांगा। लेकिन अंबानी के बुल्स ने उन्हें समय देने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद खुद शेयर मार्केट के अधिकारियों को समझौता कराने दोनों पार्टीज के बीच आना पड़ा। और दोस्तों रिजल्ट ये रहा कि पूरे 3 दिन तक शेयर मार्केट ही बंद रहा। अंबानी भी कोलकाता में बैठे बियर्स को सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए 3 दिनों तक वो अपनी जिद पर अड़े रहे और 3 दिनों तक बंद रहे शेयर बाजार ने तब ये साबित कर दिया था कि रिलायंस इस शेयर बाजार में बहुत लंबी पारी खेलने के लिए उतरा है। इसीलिए लोगों का भरोसा अपने आप अंबानी के शेयर्स पर बढ़ता गया और इन शेयर्स की कीमत और खरीद दोनों ही आसमान छूने लगे। अब चूंकि अंबानी शेयर मार्केट के मसीहा बन गए थे, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को मिला। शेयर बाजार खुलने के बाद कई दिनों तक अंबानी के शेयर्स में इन्वेस्टर्स पैसा लगाते रहे, जिससे उनके शेयर्स की कीमत हाई बनी रही। लेकिन इसके बाद ये भी सवाल उठने लगे कि अंबानी को इस संकट से बचाने वाले बुल्स थे कौन। बाद में इस सवाल का जवाब संसद में उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने दिया था कि 1982 से 1983 के बीच एक एनआरआई ने अपने नाम का खुलासा किए बिना अंबानी के शेयर्स में 22 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। और दोस्तों ये उस वक्त के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। कुछ दिनों बाद पता चल गया कि पिकासो और लोटा नाम की कंपनियों के जरिए ये पैसा इन्वेस्ट किया गया था और इन कंपनीज का मालिक कोई शाह नाम का व्यक्ति था। अब ये शाह कौन था ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में आरबीआई ने अपनी जांच में रिलायंस को क्लीन चिट दी और दोस्तों उसी क्लीन चिट की बदौलत आज भी रिलायंस के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग से लोग बचते हैं। अब अडानी साहब के शेयर्स भी इसी शॉर्ट सेलिंग के चलते आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरे हैं। खैर आपको क्या लगता है, क्या अडानी भी अंबानी जैसी वापसी कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको सीखने को कुछ मिला हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।